Hello everyone, welcome to Target IES. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured all India rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं. ये कौन सा 15th लेक्चर है. अभी हम लोग 14 पढ़ चुके हैं. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर 14 में नेटवर्क की थ्योरम्स सारी हमारी खत्म हो गई थी. और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांजिएंट पढ़ने वाले हैं. तो ट्रांजिएंट पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग नेटवर्क में पढ़ते क्या है. नेटवर्क में हम रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं, इंडक्टर को पढ़ते हैं एंड कैपेसिटर को पढ़ते हैं. तीन ही एलिमेंट होते हैं पूरे नेटवर्क थ्योरी में और इन तीनों का हमको एनालिसिस पढ़ना पड़ता है नेटवर्क में कि अगर मैं रेजिस्टेंस लगा दूंगा, इंडक्टर लगा दूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरा सिस्टम में. वो हम लोग नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हैं. तो अभी हम लोग क्या पता है हमको कि हमारा आर जो है वो क्या है? स्टैटिक एलिमेंट है. स्टैटिक एलिमेंट मतलब कोई मेमोरी नहीं है, नो मेमोरी. और एल एंड सी क्या है मेरे? डायनामिक है. डायनामिक है मतलब इसके अंदर मेमोरी है. मेमोरी है इसका मतलब क्या हुआ? मेमोरी है मतलब इसके अंदर स्टोरेज करने की क्षमता है, यानी कि स्टोर कर सकता है. ये एनर्जी को स्टोर करेगा तो कुछ चार्ज होगा और डिस्चार्ज भी होगा. यानी कि अगर पहले इसकी कुछ प्रीवियस वैल्यू मान लो 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो एल के और सी के, तो कुछ टाइम बाद ये डिस्चार्ज भी होगा और जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी तो ये चार्ज भी होगा. यानी कि मेमोरी एलिमेंट मेरा चार्ज एंड डिस्चार्ज दोनों हो सकता है. तो हम ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ने से पहले अगर हम लोगों ने इंडक्टर एंड कैपेसिटर का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पढ़ लिया क्या होता है और कैसे होता है, तो ट्रांजिएंट मेरा वहीं खत्म हो जाएगा. यानी कि इंडक्टर का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये दोनों का इक्वेशन मुझे पता चल गया कैसे इनका प्रॉपर्टी है चार्ज होने का, कैसे प्रॉपर्टी है डिस्चार्ज होने का. तो ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आएगा वो आप इजीली कर लोगे. अगर आप लोगों को ये बेसिक नहीं पता रहेगा कि कैसे ये चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनको नहीं कर पाओगे. न्यूमेरिकल वाले कर लोगे बिल्कुल, कि एक मेरी इक्वेशन दे दी v इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई टू की पावर टी. इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएंगे वो आप बिल्कुल कर लोगे. अगर थोड़ा सा टफ हो गया या कॉन्सेप्चुअल आ गया तो आप लोग नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले ट्रांजिएंट पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है, कैसे चार्ज होता है, कि आइडियल इक्वेशन क्या है चार्ज होने की और आइडियल इक्वेशन क्या है डिस्चार्ज होने की. सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं हम लोग. यानी कि क्या पढ़ा हमने कि मेरा रजिस्टर क्या है? नो मेमोरी है एंड एल एंड सी के पास मेमोरी है. यानी कि ट्रांजिएंट में हमको क्या पढ़ना है? एल एंड सी का बिहेवियर देखना है. तो मेरा कोई अगर रजिस्टिव नेटवर्क दिया हुआ है, 2-3 रजिस्टर लगा दिए उसको पैरेलल सीरीज कनेक्ट करके, तो ट्रांजिएंट इसके लिए वैलिड ही नहीं है. क्यों नहीं है वैलिड? क्योंकि ट्रांजिएंट में हमेशा हमको प्रीवियस एंड फाइनल स्टेज की बात करनी है, तो वो मेमोरी एलिमेंट में ही करना है. तो रजिस्टर के लिए ट्रांजिएंट एनालिसिस वैलिड ही नहीं है. क्यों नहीं है वैलिड? क्योंकि उसके अंदर कोई मेमोरी नहीं है. तो हम लोगों को मेमोरी एलिमेंट के अंदर ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ना है कि क्या होता है ट्रांजिएंट एनालिसिस एंड कैसे करना है उसको. तो इसका एक स्टैंडर्ड डिस्चार्ज इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिस्चार्ज इक्वेशन क्या होता है? y ऑफ t इक्वल टू वाई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ. ये मेरा इक्वेशन होता है. इसमें टाउ क्या होता है? मेरा टाइम कांस्टेंट एंड वाई नॉट इनिशियल वैल्यू. अब ये इनिशियल वैल्यू कैसे आती है इसका पूरा ग्राफ देख लेते हैं और कैसे इसका निकालना है, ग्राफ कैसे बनेगा. अभी हमने क्या देखा कि स्टैंडर्ड डिस्चार्ज इक्वेशन क्या होती है? y ऑफ t इक्वल टू वाई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. अभी इसको स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं ये हम लोग आगे देख लेते हैं. सबसे पहले क्या होगा? t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? तो y ऑफ 0 वाई नॉट ई टू द पावर माइनस 0, यानी कि ई टू द पावर 0 e की पावर 0 मतलब 1. तो क्या हो जाएगा? वाई नॉट आ जाएगा. y ऑफ और t इक्वल टू टाउ पर क्या होगी? तो टाउ इक्वल टू वाई नॉट ई टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा? 0.36 वाई नॉट. टी इक्वल टू 2 टाउ पर वैल्यू क्या होगी? वाई ऑफ 2 टाउ. इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या वाई नॉट ई टू द पावर माइनस 2 और इसकी वैल्यू होगी 0.135 वाई नॉट. सेम टी इक्वल टू 3 टाउ पे क्या होगी वैल्यू? वाई ऑफ 3 टाउ इक्वल टू वाई नॉट माइनस ई टू द पावर माइनस 3, यानी कि 0.048 वाई नॉट. एंड टी इक्वल टू 4 टाउ पे क्या होगी इसकी वैल्यू? वाई ऑफ
4 टाउ वाई नॉट ई टू द पावर -4 0.018 वाई नॉट एंड t इक्वल टू 5 टाउ। इस पर वैल्यू क्या होगी, y ऑफ 5 टाउ इक्वल टू वाई नॉट ई टू द पावर -5 और ये वैल्यू क्या आएगी इसकी फाइनल 0.0067 वाई नॉट। अब ये 5 टाउ तक हमने निकाल लिया। अभी इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या बनेगा डायग्राम, ये y ऑफ t हो गया, ये t हो गया। अब t इक्वल टू 0 है, यहाँ पर 0 है, ये ओरिजिन है, तो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, y नॉट है। उसके बाद वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है, ये देखो डिक्रीज हो रही है। तो क्या होगा, और जब मैं t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, y नॉट ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। y ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब इसमें इन्फिनिटी पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इस टाइप का ग्राफ बन गया तो ये वैल्यू क्या हो गई, y नॉट हो गई। t इक्वल टू 0 पे क्या थी वैल्यू, y नॉट, ये वाली वैल्यू हो गई। t इक्वल टू टाउ पर ये वैल्यू हो जाएगी t इक्वल टू टाउ और एंड 0.36 वाई नॉट। ये क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो किसी भी बुक की डेफिनेशन में देखोगे आप क्या लिखा होगा कि टाइम कांस्टेंट होता है कि उसका इनिशियल स्टेट का जो इनिशियल वैल्यू है उसका 36% हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, ये भी कोई फंक्शन है y ऑफ t y नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा इसका, टाइम कांस्टेंट होगा जब इसका इनिशियल वैल्यू का जिस टाइम पर वो 36% हो जाए उस टाइम को टाइम कांस्टेंट बोल देंगे। तो कहाँ पर हो रहा है 36%, t इक्वल टू टाउ पर 36% हो रहा है, तो ये उसका टाइम कांस्टेंट हो गया। तो ये इसका ग्राफ बना था, हमने देख लिया था, और 5 टाउ की वैल्यू ये आ रही थी और 4 टाउ की वैल्यू ये आ रही थी। तो जब भी हम नेटवर्क सिस्टम पढ़ेंगे, नेटवर्क सिस्टम में सेटलिंग टाइम क्या होगा, सेटलिंग टाइम होगा मेरा 5 टाउ। अब आप लोग बोलोगे सर हम लोग कंट्रोल सिस्टम है तो सेटलिंग टाइम कितना पढ़ते हैं, सेटलिंग टाइम उसमें 4 टाउ पढ़ते हैं। यस बिल्कुल पढ़ते हैं 4 टाउ। क्यों पढ़ते हैं 4 टाउ, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में हमको क्या करना पड़ता है कि वो हमारा किसका, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम के लिए निकालना पड़ता है, और जबकि हमारा नेटवर्क जो होगा वो पूरा किसके लिए होगा, ये स्टेबल सिस्टम के लिए होगा। इसमें अनस्टेबल सिस्टम के लिए नेटवर्क में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। इसलिए जब भी आप नेटवर्क का क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसमें सेटलिंग टाइम आपको 5 टाउ लेना है, और जब भी आप कंट्रोल का क्वेश्चन सोल्व करोगे उसमें सेटलिंग टाइम आपको 4 टाउ लेना है, ये नेटवर्क के लिए। तो ये इक्वेशन कौन सी थी, हमने अभी क्या देखी थी, ये स्टैंडर्ड डिस्चार्ज इक्वेशन थी। अब कोई एक नॉर्मल इक्वेशन ले लेते हैं। स्टैंडर्ड डिस्चार्ज इक्वेशन का मतलब क्या हुआ स्टैंडर्ड का, कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पर उसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यानी कि इसको अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूंगा इसमें, तो y ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, y नॉट ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ इसीलिए 0 पे जाके एंड हो रहा था। तो ये क्या हो गया, मेरा स्टैंडर्ड हो गया। जो भी इक्वेशन होगी डिस्चार्जिंग, अगर उसका फाइनल वैल्यू होगा, फाइनल वैल्यू मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो वैल्यू होगा y ऑफ t का वो कितना, 0 हो गया, तो वो क्या होती है, मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। और आप लोगों को जो डेफिनेशन मिलेगी टाइम कांस्टेंट वगैरह की, वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन से मिलेगी, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए वैलिड है। अगर वो नॉर्मल इक्वेशन कोई है, जैसे कि अदर देन स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, तो क्या y ऑफ t इक्वल टू k प्लस वाई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब इसमें देखो हर एक वैल्यू जो भी आएगी, y ऑफ 0 आएगी, तो y ऑफ 0 क्या हो जाएगा, k प्लस वाई नॉट हो जाएगा। मतलब हर एक वैल्यू में ये एक स्टैटिक वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा y ऑफ t, एक कोई फाइनल वैल्यू यहाँ पर ये k है, तो इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और k पर खत्म हो जाएगा, इन्फिनिटी पर। क्या हो जाएगा खत्म, जब y ऑफ इन्फिनिटी निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो k अकेला बचेगा, तो इन्फिनिटी पर वैल्यू k आएगी। तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, y नॉट प्लस k, और फाइनल वैल्यू k हो जाएगी। तो ये क्या हो गया मेरा, इसमें टाइम कांस्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा टाइम कांस्टेंट t इक्वल टू टाउ, और k टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, k प्लस 0.36 वाई नॉट, ये आएगा टाइम कांस्टेंट का वैल्यू। तो उसमें क्या आ रहा था, 0.36 वाई नॉट आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि उसमें कोई स्टैटिक टाइम नहीं थी,
इसमें एक और वैल्यू ऐड हो गई, तो ये कौन सी, अदर देन स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, मेरी इक्वेशन हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसमें y ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ रही है जो कांस्टेंट है k। तो इसलिए क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है ये वाली, अगर कोई भी वैल्यू ऐड हो रही है तो। अभी ये देख लेते हैं कि टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, किसी भी अगर आपको इक्वेशन दी हुई है डिस्चार्जिंग, तो उसका टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। अभी ये 6 एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उनमें सबका टाइम कांस्टेंट निकालना है हमको। तो हमको पता है आइडियल इक्वेशन क्या थी, y ऑफ t इक्वल टू वाई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो इसको कंपेयर कर देंगे इससे, तो टाउ क्या है मेरा, टाइम कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा t बाई टाउ इक्वल टू 3t, t से t कैंसिल, तो टाउ इक्वल टू 1/3 सेकेंड, ये आ गया। इसमें क्या हो जाएगा, t बाई टाउ इक्वल टू t बाई 3, t से t कैंसिल, तो टाउ इक्वल टू 3 सेकेंड। इसमें क्या हो जाएगा, t बाई टाउ इक्वल टू 2t बाई 3, t से t कैंसिल, तो टाउ इक्वल टू 3/2, ये आ गया टाइम कांस्टेंट। इसमें क्या हो जाएगा, t बाई टाउ इक्वल टू t बाई 4, तो t से t कैंसिल, तो टाउ इक्वल टू 4। इसमें क्या हो जाएगा, t बाई टाउ इक्वल टू, अब ये y नॉट कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा, y नॉट t बाई 3, t से t कैंसिल, तो टाउ इक्वल टू 3 बाई वाई नॉट, ये इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करेंगे, इसमें कंपेयर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, t बाई टाउ इक्वल टू t बाई 3 और t इक्वल टू 3, गलत, बिल्कुल गलत है ये तो। अब इसको क्या, इसमें नेगेटिव था सर, इसमें पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी बाई टाउ इक्वल टू टी बाई 3, टी से टी कैंसिल, तो टी इक्वल टू टाउ इक्वल टू -3, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये कौन सा सिस्टम है मेरा, ये है अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि जब मैं इसमें t इक्वल टू इन्फिनिटी रखूंगा तो ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ग्राफ इसका, क्योंकि e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्या है, मेरा अनस्टेबल सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम का टाइम कांस्टेंट नहीं निकलता है। क्या है, अनस्टेबल सिस्टम का टाइम कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है निकालना, तो इसका टाइम कांस्टेंट नहीं निकल सकता है। यानी कि हमको नेटवर्क में केवल स्टेबल सिस्टम पढ़ने हैं और स्टेबल सिस्टम का ही टाइम कांस्टेंट निकलता है, ये आप लोग बिल्कुल याद रख लेना। अभी ठीक है, हमने चार्जिंग इक्वेशन देख लिया, चार्जिंग का समझ में आ गया कैसे टाइम कांस्टेंट है, कैसे ग्राफ बनेगा और क्या टाइम कांस्टेंट होगा उसका। अभी हम लोग क्या देख लेते हैं, डिस्चार्जिंग देख लिया, अभी हम चार्जिंग देख लेते हैं कि चार्जिंग इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड के बाद नॉर्मल क्या होगा, उसके बाद कितने टाइप के ग्राफ बनेंगे हमको ट्रांजिएंट में पढ़ने हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैपेसिटर के अंदर और इंडक्टर के अंदर एनर्जी एंड कैसे चार्ज होगा, कैसे डिस्चार्ज होगा। ये पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम ट्रांजिएंट पे आ जाएंगे, मेन जो है हमारा। अभी हम लोग स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन तो देख चुके हैं, अभी क्या देख लेते हैं, स्टैंडर्ड चार्जिंग इक्वेशन। अभी इसमें t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y ऑफ 0 वाई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर 0। अब कई लोग क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे, ये 0 नहीं होता, ई टू द पावर 0 किसी की पावर 0 मतलब 1, तो क्या हो जाएगा वाई नॉट 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 0। समझ गए आप लोग कि वाई नॉट वाई ऑफ 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0। देन t इक्वल टू टाउ पुट करेंगे तो y ऑफ टाउ इक्वल टू वाई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -1। अब इसकी वैल्यू फाइनल कैलकुलेट करके निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.632 वाई नॉट। ऐसे ही 2 टाउ की वैल्यू आएगी वाई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -2, ये कितना आ जाएगा 0.86 वाई नॉट। वाई ऑफ 3 टाउ वाई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -3 इक्वल टू 0.952 वाई नॉट। वाई ऑफ 4 टाउ क्या हो जाएगा, वाई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करके निकालेंगे तो ये आएगा 0.98 वाई नॉट। एंड 5 टाउ की क्या वैल्यू आएगी, वाई ऑफ 5 टाउ आएगा वाई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -5 इक्वल टू 0.993 वाई नॉट। ये वैल्यू आ गई। अभी क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो क्या ग्राफ बनेगा, ये देखो इनिशियल 0 एंड इंक्रीज होके कहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम। अगर मैं y ऑफ इन्फिनिटी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, y नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -इन्फिनिटी, यानी कि ये वाली टर्म 0 इक्वल टू वाई नॉट हो जाएगा। तो ये y ऑफ t हो गया मेरा, ये
ये वाई नॉट है, तो क्या करेगा, ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है एंड वाई नॉट पे हो जाएगा, यहाँ इसका फाइनल स्टेट आ जाएगा, ये इन्फिनिटी पर, ये टी चल रहा है, तो टी इक्वल टू टाउ पे क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टाउ पर कितनी वैल्यू आ रही है, 0.632 वाई नॉट। ये क्या है, इसका टाइम कांस्टेंट है। तो क्या बोलता है बुक में डेफिनेशन कि किसी भी उसका इक्वेशन का जो चार्जिंग इक्वेशन है उसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। तो ये क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया। ये हम लोगों ने देख लिया, जैसे हमने डिस्चार्जिंग पढ़ा था ऐसे ही चार्जिंग पढ़ लिया। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप के ग्राफ हमको पढ़ने हैं नेटवर्क में। अगर वो चारों ग्राफ आपको समझ में आ गए तो आप लोगों का ट्रांजिएंट एनालिसिस खत्म हो गया वहीं। ये चारों ग्राफ हमको देखने हैं, चारों, ये वाला किसके लिए है, हमारा स्टैंडर्ड डिस्चार्ज इक्वेशन, और ये नॉर्मल डिस्चार्ज इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड चार्ज इक्वेशन, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल चार्ज इक्वेशन। क्या होगा नॉर्मल, अभी क्या हम लोग देख रहे थे कि स्टैंडर्ड चार्ज इक्वेशन क्या था मेरा, y ऑफ टी इक्वल टू वाई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये था। और नॉर्मल क्या रहेगा, y ऑफ टी इक्वल टू के प्लस वाई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो इसमें इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, के रहेगी, और फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, वाई नॉट प्लस के रहेगी। तो ये नॉर्मल हो गए दोनों और ये स्टैंडर्ड हो गए। अभी हम लोग क्या देख लेते हैं, इंडक्टर के अंदर कैसे चार्ज होता है और कैसे डिस्चार्ज होता है। इंडक्टर समझ लेंगे, फिर कैपेसिटर करेंगे। तो सबसे पहले इंडक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक इंडक्टर है, इसके अक्रॉस करंट आई एल ऑफ टी फ्लो हो रहा है और वोल्टेज इसके अक्रॉस वी एल ऑफ टी है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से हमने क्या पढ़ा है, वी एल ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, एल डी आई एल बाय डी टी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में, ये निकलता है। और इससे पहले लेक्चर में हमने डेरिवेशन भी देखा था इसका कैसे निकलता है। तो इससे आई एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई एल इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो 1 बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू टी क्या वी डी टी, वी एल डी टी, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से, माइनस इन्फिनिटी टू 0 वी एल डी टी प्लस 0 टू टी वी एल डी टी, और 1 बाई एल इधर भी आएगा, दोनों में आ गया। अब ये वाली वैल्यू क्या हो गई मेरी, इनिशियल वैल्यू, यानी कि आई एल 0 माइनस हो जाएगा। तो आई ऑफ टी क्या हो जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, आई एल 0 माइनस प्लस 1 बाई एल 0 टू टी वी एल डी टी। ये करंट का इक्वेशन आ जाएगा इसके अंदर, यही आएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू है। और इनिशियल वैल्यू अगर मेरा आई एल 0 माइनस है, ये रख दी यहाँ पर, बचा हुआ ये वाला पार्ट सेम आ जाएगा। तो ये क्या मेरे इसके अंदर करंट का इक्वेशन आ गया इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर करंट इक्वेशन आ गया ये। अब इंडक्टर के अंदर एनर्जी क्या पढ़ी हमने, एनर्जी क्या होती है, ई इक्वल टू हाफ एल आई एल स्क्वायर, हाफ एल इंडक्टर का हेनरी एंड आई जो करंट उसके अक्रॉस फ्लो हो रही है तो उसका स्क्वायर। अभी इसको देख लेते हैं, अगर ई मेरा वेरी कर रहा है तो आई कैसे वेरी करेगा। तो एनर्जी क्या है मेरा, जो एनर्जी है इंडक्टर के अक्रॉस वो फंक्शन ऑफ किसका है, करंट का है। यानी कि करंट वेरी करेगा तो एनर्जी वेरी करेगी, एंड एनर्जी वेरी करेगी तो करंट वेरी करेगा, बिल्कुल करेगा। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, जब मेरा इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ई डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होके कहाँ तक जाएगा, ई मिनिमम तक जाएगा, पूरा डिस्चार्ज होगा। और ये मिनिमम मेरा जीरो भी हो सकता है, मतलब मिनिमम जीरो तक जा सकता है, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं। तो क्या ये मिनिमम जीरो भी हो सकता है या मिनिमम कुछ वैल्यू हो सकती है। क्यों हो सकती है कुछ वैल्यू, क्योंकि हमने क्या देखा अभी, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक नॉर्मल इक्वेशन होती है। जब उसमें पूरा डिस्चार्ज हो जाता है नॉर्मल इक्वेशन में तो एक वैल्यू बचती है के, तो उस के को क्या बोलेंगे, ये मिनिमम, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, के प्लस वाई नॉट, क्योंकि इनिशियल ये रहेगा। तो डिस्चार्ज होकर वो कहाँ तक आ जाएगा, कुछ वैल्यू के तक आ जाएगा, या फिर वो जीरो तक पहुँच जाएगा। अगर मेरा एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड केस क्या होगा, करंट भी डिक्रीज होगा, आई एल ऑफ टी क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई एल ऑफ टी डिक्रीज होकर कहाँ तक जाएगा, जीरो, मिनिमम भी जा सकता है और जीरो तक जा सकता है, डिपेंड करता है कि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन बना रहा है या नॉर्मल इक्वेशन बना रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या है,
करंट डिक्रीज हो रहा है तो किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये हम लोग मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई एक फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो गया, IL2 माइनस IL1 एंड DI2 D2 बाई डेल्टा का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ टू वैल्यू। तो पहली वैल्यू मेरी इधर 1 है और इधर आके 0.5 हो रही है, तो क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इधर टाइम तो बढ़ रहा है 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 0.5 आएगा। तो इसीलिए क्या इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा, डिफरेंस वो नेगेटिव आएगा किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन का। ये हम लोग ऑलरेडी मैथ में पढ़ चुके हैं। जब डी बाई डी टी का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मेरा वोल्टेज क्या होगा इंडक्टर के अक्रॉस, L डी बाई डी टी। तो ये नेगेटिव है तो वोल्टेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब भी इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो वोल्टेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा इंडक्टर का। क्यों रहेगा, क्योंकि ये हमने देख लिया अभी, किसी भी डिस्चार्ज फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो नेगेटिव होता है। तो उसका नेगेटिव, आई का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो ये क्या हो गया, वोल्टेज भी नेगेटिव आ गया। अभी हमने क्या देखा, ये तीन इक्वेशन देखी। अगर मेरा एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो वो कहाँ तक डिक्रीज करेगा, या तो मिनिमम तक या जीरो तक। और IL अगर डिक्रीज कर रहा है तो IL कहाँ तक डिक्रीज करेगा, या तो IL मिनिमम तक या जीरो तक। तो किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब डी बाई डी टी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इससे क्या, फोर्थ क्या, VL ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट इन्फिनिटी क्या होगा, ये डी बाई इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, जाके मिनिमम हो रहा है और जीरो हो रहा है। मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है, एक कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इक्वेशन से कि कुछ फाइनल इक्वेशन जाके क्या के पर रुक जाएगी। तो के क्या है मेरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। यानी कि इन्फिनिटी पे जो वोल्टेज होगा इंडक्टर के अक्रॉस वो क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। 0 वोल्ट का मतलब शॉर्ट सर्किट होगा। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर इंडक्टर के अक्रॉस किसी भी उसके अक्रॉस वोल्टेज अगर 0 है तो वो शॉर्ट सर्किट होगा। वोल्टेज अगर इन्फिनिटी है तो वो क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि अगर किसी भी उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अभी हमने देख लिया कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज इन्फिनिटी पे क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा मतलब वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये वाली इक्वेशन कौन सी है मेरी, ये स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग इक्वेशन है और ये नॉर्मल डिस्चार्जिंग इक्वेशन है। अब ये क्या है, करंट दिया है, डिस्चार्जिंग फंक्शन है, तो वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये 0, ये नेगेटिव वैल्यू से कुछ स्टार्ट होगा और स्टडी स्टेट पे कितना हो रहा है, VL ऑफ इन्फिनिटी कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो ये 0 हो गया स्टडी स्टेट पे। और इसमें भी क्या हो रहा है, VL इन्फिनिटी पे कितना हो रहा है, VL ऑफ इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। यानी कि मेरा चाहे स्टैंडर्ड इक्वेशन हो करंट का या नॉर्मल हो, दोनों में VL ऑफ इन्फिनिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये क्या फंक्शन हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, VL ऑफ t, मतलब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, माइनस ऑफ e⁻ माइनस टी बाई टाउ। और इस केस में भी क्या आएगा, VL ऑफ t आएगा माइनस ऑफ e⁻ माइनस टी बाई टाउ। यानी कि मेरा क्या हुआ कि चाहे करंट का मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन हो या नॉर्मल फंक्शन हो, वोल्टेज का इक्वेशन सेम ही आएगा। ये क्लियर हो गया यहाँ से। ये आपका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो गया, अगर आपको उसमें न्यूमेरिकल में करंट का फंक्शन दिया है और आपको वोल्टेज का फंक्शन पूछा है कि किस टाइप का आएगा, तो आपको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑप्शन से पिक कर लेंगे कि वोल्टेज का कैसा ग्राफ बनेगा। हमेशा जब भी इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा वोल्टेज का, VL ऑफ t इक्वल टू माइनस ऑफ e⁻ माइनस टी बाई टाउ। माइनस क्यों, क्योंकि वोल्टेज हमेशा नेगेटिव होगा जब भी इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और डिस्चार्ज का फंक्शन ये वाला बनेगा। तो इससे क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मतलब आप डायरेक्ट ऑप्शन से, एक नॉर्मल लड़का होगा वो पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, देन एक्सप्रेशन निकालेगा। और आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर निकाल लेंगे कि ये वाला ऑप्शन होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इसी केस में ये चार्जिंग होता तो चार्जिंग के ग्राफ कैसे बन रहे थे उनको देख लेते हैं अभी। अब चार्जिंग देख लेते हैं। चार्जिंग में क्या है, मेरा करंट क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी टी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो VL क्या होगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। बट VL ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा जाके
ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो वी एल ऑफ इन्फिनिटी क्या होना है, जीरो होना है। मतलब स्टडी स्टेप पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होना है, जीरो होना है। तो वोल्टेज क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, इस टाइप का, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये जीरो, ये जीरो, ये कुछ वैल्यू रहेगी, मान लो एक्स वाई नॉट वैल्यू है, वाई नॉट वैल्यू है। तो ये एक मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, ये नॉर्मल फंक्शन हो गया। तो दोनों केस में वोल्टेज का ग्राफ सेम आएगा, और वोल्टेज का ग्राफ सेम आएगा तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, वी एल ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ये नेगेटिव नहीं आएगा, बस इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और डिस्चार्जिंग के केस में क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। यानी कि इससे मेरा क्या समझ में आ गया कि जब भी मेरा कैपेसिटर चार्ज होगा तो मेरे दिमाग में ये चार ग्राफ याद आने चाहिए, और वोल्टेज का फंक्शन किस टाइप का होगा, ये होगा। और जब डिस्चार्ज होगा तो उस केस में इस टाइप के ग्राफ बनेंगे ये, और वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वी एल ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यानी कि चार्जिंग टाइम में प्लस आएगा और डिस्चार्जिंग टाइम में नेगेटिव आएगा। यानी कि अब मैं इससे क्या मेरा कंक्लूजन निकलता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, मेरा वी एल ऑफ टी इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये किस केस में होगा, ये चार्जिंग, एंड वी एल ऑफ टी इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग माइनस वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये डिस्चार्जिंग हो गया। अभी इसको और एक फेयर पेज बना देते हैं, कैसे बनेगा। ये किस केस में हो गया, ये हो गया मेरा चार्जिंग के केस में। क्यों हो जाएगा चार्जिंग के केस में, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा मेरा डिस्चार्जिंग के केस में, क्यों, क्योंकि निगेटिव वैल्यू आ रही है। अब ये देखो, क्या मेरा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वी नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ हो सकता है, या वी एल ऑफ टी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, इस टाइप का एक्सप्रेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा यही एक्सप्रेशन आ रहा है। तो हमको केवल ये देखना है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज इसी टाइप का होगा, इस टाइप का कभी नहीं होगा। ये जरूर आप याद रखना। अगर आपको ये याद रह गया तो आप इंडक्टर के सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे ट्रांजिएंट के, विदाउट सॉल्व किए। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है गेट में तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कैसे सॉल्व करना है और क्या करना है। आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन देख के उसका बता देंगे कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा और कैसे निकलेगा, किस टाइप का ग्राफ रहेगा उसका। अभी हमने इंडक्टर के लिए देख लिया, अभी कैपेसिटर के लिए देख लेते हैं। तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट क्या है, ये हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था। ये वाली इक्वेशन आ रही थी, आई ऑफ टी इक्वल टू वी डी सी बाई डी टी। एंड इंडक्टर के केस में क्या आ रहा था, वी एल ऑफ टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यानी कि एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि इसमें वोल्टेज करंट का डिफरेंशिएशन करके आ रहा है और इसमें करंट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन करके आ रहा है। अब हमने क्या देखा है कि जो कैपेसिटर के एनर्जी क्या होगी, ई इक्वल टू वन बाई टू सी वी ऑफ टी का स्क्वायर। ये एनर्जी आ रही थी इसके अंदर। अब एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो वोल्टेज क्या करेगा, पहले चार्जिंग देख लेते हैं। चार्जिंग केस में क्या होगा, चार्जिंग केस में एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ के कहाँ पर जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू तो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू यानी मैक्सिमम तो जाएगी। और उसके केस में क्या होगा, तो वी ऑफ टी इंक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा। अब ये देखो कि कैपेसिटर मेरा वोल्टेज को स्टोर करता है एंड इंडक्टर करंट को स्टोर करता है। क्यों करता है स्टोर, क्योंकि एल जो है, एल फोकस ऑन आई एज एनर्जी इन मैग्नेटिक। यानी कि एल किसमें, एनर्जी किसमें, मैग्नेटिक होती है, तो वो करंट को स्टोर करता है एंड कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता है। ये जरूर आप रख लेना। एक्चुअली ये दोनों किसको, एनर्जी को अपोज करते हैं। और इंडक्टर जो है वो करंट जो एनर्जी होती है, इंडक्टिव एनर्जी होती है, उसको अपोज करता है। और कैपेसिटर जो वोल्टेज एनर्जी होती है उसको अपोज करता है। तो इंडक्टर क्या मेरा करंट को स्टोर करता है, कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता है। अभी इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, कैपेसिटर के केस में क्या आएगा। अभी इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर अगर एनर्जी बढ़ी, चार्जिंग की बात कर रहे हैं हम पहले, उसके बाद डिस्चार्जिंग देख लेंगे। चार्जिंग की एनर्जी बढ़ेगी तो वी बढ़ेगा, वी बढ़ेगा तो कहाँ तक बढ़ेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट हो जाएगा मतलब मैक्सिमम। तो मेरा करंट क्या होगा, तो कोई भी चार्जिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो करंट क्या होता है, सी डी वी सी बाई डी टी। तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा करंट। तो
आई ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा मेरा, जिसका कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 0 यानी कि ओपन सर्किट। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, किसी भी उसके अंदर कैपेसिटर के अंदर अगर करंट 0 हो रहा है स्टडी स्टेट में, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज है एंड करंट आई फ्लो हो रहा है। जब स्टडी स्टेट की बात करेंगे तो वो किसकी तरह, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि इसके अक्रॉस करंट 0 हो जाएगा, वो यहाँ से ड्राइव हो गया। अभी चार्जिंग की बात कर लेते हैं। चार्जिंग में क्या होगा, चार्जिंग में क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज करेगी तो V डिक्रीज करेगा, V डिक्रीज करेगा तो dVc/dt का फंक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो IC ऑफ t क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पे क्या है, नेगेटिव होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, ये मिनिमम तक जाएगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो ये तब भी क्या होगा, ये 0 हो जाएगा करंट। यानी कि जब वो डिस्चार्ज होगा स्टडी स्टेट में, तब भी वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा कैपेसिटर। ये दोनों केस में सेम आ रहा है। IL ऑफ इन्फिनिटी क्या आ रहा है, 0, और इधर भी क्या आ रहा है, इन्फिनिटी 0 आ रहा है। यानी कि जब मेरा इंडक्टर था तो उसके अक्रॉस वोल्टेज स्टडी स्टेट में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। जब कैपेसिटर है तो उसके अक्रॉस करंट स्टडी स्टेट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। करंट 0 आ रहा है मतलब ओपन सर्किट, वोल्टेज 0 आ रहा है मतलब शॉर्ट सर्किट। यानी कि हम जो इंडक्टर के लिए पढ़े थे कि इसमें करंट दिया था और वोल्टेज मुझे निकालना था, लेकिन इंडक्टर के कैपेसिटर के केस में क्या होगा, ये वोल्टेज रहेगा V ऑफ t एंड V ऑफ t, करंट का ग्राफ मुझे निकालना रहेगा, तो ये करंट हो गया I ऑफ t। जब डिस्चार्ज होगा तो करंट का वैल्यू क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि IC ऑफ t क्या होगा, C dVc/dt, और किसी भी डिस्चार्जिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो करंट का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, तो IC ऑफ t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस e टू द पावर डी बाई टाउ, एंड इधर क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर डी बाई टाउ। यानी कि जब डिस्चार्जिंग होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगा IC ऑफ t क्या होगा, माइनस e टू द पावर टी बाई टाउ। क्यों होगा ये नेगेटिव, क्योंकि डिस्चार्जिंग फंक्शन है, डिस्चार्जिंग फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। और जब ये चार्ज होगा तो सेम इंडक्टर जैसे उसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, इस टाइप का आ जाएगा। यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या रहेगा, VC, वोल्टेज तो मेरा पता ही है, जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, I0 e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये कब रहेगा, जब चार्जिंग होगा तो पॉजिटिव रहेगा, एंड IC ऑफ t माइनस I0 e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये कब रहेगा, जब डिस्चार्जिंग होगा उसका। अभी हमने देख लिया, इंडक्टर देख लिया, कैपेसिटर देख लिया। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो ट्रांजिएंट आपके लिए बहुत ही ईजी है और आपसे न्यूमेरिकल कभी गलत ही नहीं होंगे। हमने क्या पढ़ा अभी तक ट्रांजिएंट में कि डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इस केस में क्या हो रहा था, इंडक्टर जब डिस्चार्ज हो रहा था तो IL ऑफ t डिक्रीज हो रहा था, IL ऑफ t डिक्रीज हो रहा था, इसलिए जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आ रहा था वो क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो e टू द माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये उसका एक्सप्रेशन आ रहा था। जब चार्जिंग हो रहा था तो IL ऑफ t इंक्रीज हो रहा था, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था, तो इसका एक्सप्रेशन माइनस टी बाई टाउ। ये आप लोगों ने याद कर लिया। अब इनकेस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, वो कम होगा तो जो उसके अक्रॉस करंट आएगा IC ऑफ t वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस टी बाई टाउ। और इन केस ऑफ कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो VC ऑफ t क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो IC ऑफ t क्या होगा, करंट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और ये इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये अगर चारों में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कन्वेंशनल वाइज, तो आप लोग कोई भी नेटवर्क का ट्रांजिएंट से प्रॉब्लम आ जाए आप इजीली कर लेंगे और आपके लिए ट्रांजिएंट बहुत इजी हो जाएगा। यानी कि इससे एक बात क्या क्लियर हो गई कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VL ऑफ t वो कभी भी इस टाइप का नहीं होगा, 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टू, इस टाइप का बिल्कुल नहीं होगा, वो इसी फंक्शन में रहेगा। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगा IC ऑफ t वो कभी भी इस टाइप का नहीं होगा, I0 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये आप लोग जरूर याद रखना कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कभी नहीं होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस
करंट कभी भी इस फॉर्म में नहीं होगा, ये दोनों रॉन्ग है। करंट हमेशा इस फॉर्म में होगा और वोल्टेज हमेशा इस फॉर्म में होगा। ये अगर आप लोगों को पता है तो आपके लिए ट्रांजिएंट तो बहुत ही ईजी है। तो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ 0 माइनस 0 एंड 0 प्लस इन ट्रांजिएंट। ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आप लोग अगर ये बेसिक अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाद ही इसको पढ़ना सही रहेगा। 0 प्लस 0 माइनस एंड 0, इसका क्या कॉन्सेप्ट है ट्रांजिएंट में और कैसे यूज़ करना है, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।